जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, अगर आपका अकाउंट बैंक में है या फिर सीपीपीसी में है तो किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को स्पर्श पे अपडेट करेंगे। अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, अगर आपकी पेंशन स्पर्श से आ रही है, अगर आप अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं स्पर्श पे तो किस तरीके से होगा, एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगा अकाउंट चेंज करने के संबंध में आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी है 8वें वेतन आयोग के बारे में। लोकसभा में सांसदों द्वारा कुछ सवाल पूछे गए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8वां वेतन आयोग कब तक सरकार लागू कर देगी, कितना टाइम सरकार ने दिया है वेतन आयोग को रिपोर्ट बनाने के लिए, सिफारिश बनाने के लिए। तो दोस्तों कुछ सवाल पूछे गए 8वें वेतन आयोग से संबंधित लोकसभा में। क्या सवाल पूछे, क्या जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री जी ने, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी भी 8वें वेतन आयोग पर है। 8वें वेतन आयोग की तरफ से कुछ नए लेटर जारी करे गए हैं। तो दोस्तों 2 नए लेटर जारी हुए हैं जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लगातार 8वां वेतन आयोग इन दिनों नए नए लेटर जारी कर रहा है, कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको वो देना चाहता है। तो दोस्तों कौन से 2 नए लेटर हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा लेटर दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां हैं जो मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। देखने में आया पेंशनर्स कर्मचारी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 30%। और कितनों ने किया है? 69%। सबसे पहले दोस्तों आप इस परसेंटेज को सही कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, यानी जितनों ने नहीं किया उतने पेंशनर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, ताकि जो ये परसेंटेज है 69% ये थोड़ा और बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी 8 सीपीसी से संबंधित, पेंशन से संबंधित। तो सभी जानकारियां पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। ये सारी जानकारियां देने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और सवाल है जुलाई की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में। क्या स्पर्श की तरफ से आपको जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज मिला है या नहीं मिला? जरा कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। वैसे काफी पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमें मिल चुका है, हमारी पेंशन 31 जुलाई को आ रही है। तो दोस्तों क्या आपको मिला मैसेज? कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, मैसेज आपको मिला है या फिर नहीं मिला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेंशन आपके खाते में आ जाएगी जुलाई की 31 जुलाई को। बाकी जो बैंक हैं सीपीपीसी से, जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन भी 1 से 2 दिन में आने वाली होगी। बाकी स्पर्श की मिलेगी 31 जुलाई को। तो जरा एक बार स्पर्श के पेंशनर्स मैसेज में कमेंट कर दीजिए, क्या आपको जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज अभी तक मिला या नहीं मिला। अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, पेंशन क्रेडिट होगी 31 जुलाई को। चलते हैं दोस्तों, अभी इन जानकारियों को लेते हैं विस्तार से। अब दोस्तों पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, स्पर्श पेंशन अकाउंट बदलने या फिर नई ब्रांच में ट्रांसफर करने से पहले जाने ये जरूरी बातें। जी हां दोस्तों, कई स्पर्श के पेंशनर्स कहते हैं, फैमिली पेंशनर्स कहते हैं कि हमने किसी दूसरे बैंक में नया अकाउंट खुलवा लिया है, तो जो नया अकाउंट है वो स्पर्श पे कैसे अपडेट होगा? क्या स्पर्श में जो हमारा पुराना अकाउंट है क्या हम उसे डिलीट करें, क्या करें? तो दोस्तों कुछ एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप स्पर्श पे कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करवाना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, नया बैंक या फिर नया पेंशन अकाउंट खोलने के बाद स्पर्श पोर्टल पे आपको जाना है, मैनेज प्रोफाइल में आप जाएंगे और फिर बैंक डिटेल में जाकर नया अकाउंट नंबर
और आईएफएससी अपडेट करेंगे और कैंसल चेक या फिर पासबुक की कॉपी अपलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने बैंक में कोई नया अकाउंट खुलवाया है, अगर आपका अकाउंट खुल गया है तो फिर आपको क्या करना है, स्पर्श पे लॉगिन करना है। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज प्रोफाइल का, फिर आपको जाना है बैंक डिटेल में। वहां पर आपको नया अकाउंट नंबर और आईएफएससी अपडेट करना है। स्पर्श में बात कर रहा हूं, स्पर्श की बात कर रहा हूं। और फिर कैंसल चेक या फिर पासबुक की कॉपी अपलोड करेंगे। जिस बैंक में आपने नया खाता खुलवाया है उस बैंक की कैंसल चेक या फिर पासबुक की कॉपी वो अपलोड करेंगे स्पर्श पे। यदि उसी महीने नई अकाउंट में पेंशन चाहिए, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको उसी महीने जो आपने नया अकाउंट खुलाया है, अगर उसी अकाउंट में आपको उस महीने की पेंशन चाहिए तो बदलाव 20 तारीख से पहले अनुमोदित हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है स्पर्श की पेंशन और मैसेज 20 तारीख के बाद ही आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको जो नया अकाउंट खुलवाना है वो आपको 20 तारीख से पहले खुलवाना है। यानी 20 तारीख से पहले आप अपना नया अकाउंट खुलवा लेंगे किसी दूसरे बैंक में, और फिर साथ ही साथ 20 तारीख से पहले ही आपको स्पर्श पे अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड भी अपडेट कर देना है, ताकि 20 तारीख के बाद नए अकाउंट में जो आपने स्पर्श पे अपडेट किया है उसमें एक पेंशन आए आपके नए खाते में। तो 20 तारीख से पहले पहले ये सारा काम कर लेना है, नया अकाउंट भी खुलवा लेना है, फिर नया अकाउंट और आईएफएससी कोड भी स्पर्श पे अपडेट कर देना है 20 तारीख से पहले पहले। नया अकाउंट शुरू होने के बाद पुराना अकाउंट कम से कम 2 महीने तक बंद ना करें। जी हाँ दोस्तों, पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो आपने नया बैंक अकाउंट खुलवाया है वो पूरी तरीके से चालू हुआ है या नहीं हुआ। स्पर्श पे भी चेक कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पे भी बता देता है कि आपका नया अकाउंट प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। जब पूरी तरीके से नया अकाउंट आईएफएससी कोड के साथ आपका अपडेट हो जाएगा स्पर्श पे, तभी दोस्तों आपका जो पुराना अकाउंट है उसे आप बैंक में जाके बंद कराएंगे, ताकि किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में परेशानी ना हो। यदि केवल उसी बैंक की ब्रांच बदलनी है तो पेंशन उसी अकाउंट में आती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सेम आपका बैंक है, सिर्फ आपको ब्रांच बदलनी है, यानी पेंशन तो उसी अकाउंट में आएगी लेकिन सिर्फ तब्दीली होगी एक नई ब्रांच की। क्या लिखा है इसमें, यदि केवल उसी बैंक की ब्रांच बदलनी है तो पेंशन उसी अकाउंट में आती रहेगी। फिर भी स्पर्श पर नया आईएफएससी कोड अपडेट कर देना बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी बैंक एक है लेकिन जैसा आपको पता है तमाम ब्रांचों के अलग अलग आईएफएससी कोड होते हैं। तो जिस ब्रांच में आप गए हैं तो दोस्तों उसी ब्रांच का आईएफएससी कोड चाहिए होगा जो स्पर्श पे आप अपडेट करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। कोई जानकारी समझ में नहीं आई थी तो दोबारा मेरे से पूछ लीजिएगा। अब ध्यान रखिए, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। स्पर्श पर कोई सर्विस रिक्वेस्ट लंबित होने पर बैंक विवरण नहीं बदल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पर अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग है तो दोस्तों फिर आप बैंक का जो विवरण है, बैंक की जो डिटेल्स हैं वो आप नहीं बदल पाएंगे। अपलोड किए गए चेक पासबुक पर नाम स्पर्श रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आप चेक पासबुक की कॉपी अपलोड करेंगे वो जो उसमें नाम लिखा होगा वो आपके स्पर्श पर वही नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक की पासबुक में चेक में कुछ और नाम है और स्पर्श की प्रोफाइल में कुछ और नाम है। यदि आईएफएससी कोड सही है लेकिन ब्रांच नेम एड्रेस गलत दिखा रहा है तो ग्रीवांस दर्ज करके सुधार कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आईएफएससी आपका आईएफएससी कोड सही है लेकिन ब्रांच नेम एड्रेस गलत दिखा रहा है तो ग्रीवांस डालेंगे और फिर आप उसमें सुधार कराएंगे। किसी कोऑपरेटिव स्मॉल बैंक में पेंशन ट्रांसफर से पहले आईएफएससी डालकर स्पर्श में उसकी उपलब्धता अवश्य जांच कर ले। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श में भी आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप आईएफएससी कोड डालेंगे, क्या वो उस आईएफएससी कोड से वो ब्रांच और बैंक आ रहा है या नहीं आ रहा, तो दोस्तों सुनिश्चित कर लें कि जो आपकी बैंक है, जो ब्रांच है, उसी का वो आईएफएससी कोड हो। सही प्रक्रिया अपनाएं ताकि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के समय पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही प्रोसेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने नया खाता खुलवा भी लिया है तो उस नए खाते में आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। लेकिन ये सब काम 20 तारीख से पहले पहले करने हैं, 1 से 20 तारीख के बीच में। हो सके तो 15-16 तारीख के आसपास ये सारे काम आप निपटा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों लोकसभा में 24 जुलाई 2026 को
एक सवाल पूछा गया और यह सवाल था 8वें वेतन आयोग से संबंधित। जैसा आपको पता है सभी पेंशनर्स कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई अपडेट वो पाना चाहते हैं। अब दोस्तों लोकसभा में सवाल पूछे गए 8वें वेतन आयोग से संबंधित और दोस्तों सवाल पूछने वाले थे सांसद श्री सुधीर विश्वास जी। अब इन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे और फिर जवाब क्या दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे। सबसे पहला सवाल था, क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है। पहला सवाल यह पूछा। दूसरा क्वेश्चन पूछा, वेतनमान, वेतन भत्ते और पेंशन ढांचों में प्रस्तावित बदलावों सहित उक्त वेतन आयोग द्वारा किन किन प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है। जी हां दोस्तों, क्या वेतन आयोग वेतन मान की समीक्षा करेगा, क्या वेतन भत्ते पेंशन ढांचों में बदलाव करेगा 8 सीपीसी में। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न यहां पे पूछा। फिर अगला सवाल पूछा, सीपीसी संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है, टाइम लिमिट क्या है और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार की रूपरेखा क्या है, यानी सरकार कब तक फाइनल कर देगी 8 सीपीसी को और फिर सरकार ने वेतन आयोग को कितना समय दिया है सिफारिशें बनाने के लिए। फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पूछा, क्या सरकार ने सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के केंद्रीय बजट के संबंध में राजकोषीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने टाइम दिया है वेतन आयोग को 18 महीने का। अब यहां पे सवाल पूछा है कि सिफारिश बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए क्या कुछ एक्सपेंडिचर भी बनाया गया है वेतन आयोग के द्वारा, कितना एक्सपेंडिचर लगभग संभवित है 8 सीपीसी का। तो दोस्तों बजट को लेके फंड से जुड़ा एक सवाल पूछा गया 8 सीपीसी पर सिफारिशों को लेकर। तो दोस्तों ये तो कुछ क्वेश्चन पूछे, अब इन सारे क्वेश्चंस का जवाब क्या दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, अब ये समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दिनांक 3/11/2025 के संकल्प को अधिसूचित कर दिया। सबसे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने बताया कि सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, टर्म ऑफ रेफरेंस का, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस का गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया 3/11/2025 को और दोस्तों इसी के माध्यम से वेतन आयोग अपना काम करेगा, जो अपने गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे बता दिया इन्होंने बता दिया कि सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है रिपोर्ट सौंपने के लिए और वो तारीख कब से शुरू होगी, जब से 8 सीपीसी का टर्म ऑफ रेफरेंस का गजट नोटिफिकेशन आया है, यानी 3/11/2025 से। और फिर साथ ही साथ जो वेतन आयोग है वो किन चीजों की समीक्षा करेगा, वेतन आयोग सिफारिशें देगा कर्मचारियों के वेतन की, भत्ते की, पेंशन की और विभिन्न मुद्दों पर, जैसे कि अलाउंसेस हो गए, भत्ते हो गए, इस पर सिफारिशें देनी है वेतन आयोग को। फिर दोस्तों लास्ट क्या जवाब दिया, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के राजकोषीय प्रभाव के संबंध में तभी ज्ञात हो पाएगा जब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की जाएंगी और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, राजकोषीय प्रभाव का तभी पता लगेगा जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को 8 सीपीसी की। लेकिन उससे पहले अंदाजा लगाना कि कितना राजकोषीय घाटा होगा, कितना फंड होगा, वो सही नहीं है। यहां पे इन्होंने साफ कर दिया और ऐसा यहां पे कुछ बताया भी नहीं है। साफ इन्होंने कह दिया कि सिफारिशों के राजकोषीय प्रभाव के संबंध में ये तभी पता लग पाएगा जब वेतन आयोग, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जब सिफारिशें दी जाएंगी 8 सीपीसी पर, तभी कुछ एक्सपेंडिचर के बारे में, राजकोषीय प्रभाव के बारे में पता लगेगा। तो दोस्तों ऐसा यहां पे जवाब दिया है। और दोस्तों अगर आपको याद हो, पहले भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए थे 8वें वेतन आयोग के संबंध में। जी हां दोस्तों, पहले भी संसद में इसी तरीके के कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसमें वित्त राज्य मंत्री जी ने बिल्कुल ऐसा ही जवाब दिया था। जी हां दोस्तों, पहले भी ऐसे कई जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी दे चुके हैं
जैसे कि 18 महीने के डीए के एरियर पे या फिर 8वें वेतन आयोग से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके के कुछ जवाब दिए गए हैं, यानी कि अभी काम चालू है 8वें वेतन आयोग पर। और फंड के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में तभी पता लग पाएगा जब सिफारिशें दी जाएंगी सरकार को, तभी कुछ पता लग पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों 8 सीपीसी के द्वारा 2 नए लेटर जारी करे गए हैं और ये दोनों लेटर हैं 24 जुलाई 2026 के, और इधर भी 24 जुलाई 2026 का एक लेटर है। अब लिखा क्या है इसमें, 8 सीपीसी अपडेट, द कमीशन हैज अनाउंस इट्स विजिट टू चेन्नई 7 से 8 सितंबर एंड पांडिचेरी 9 सितंबर 2026। जी हाँ दोस्तों, 8 पे कमीशन अब विजिट करेगा, मीटिंग करेगा स्टेक होल्डर के साथ चेन्नई में 7 से 8 सितंबर को, और फिर दूसरी तरफ पांडिचेरी में 9 सितंबर को विजिट करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों सबसे पहले चेन्नई जाएगा 7 से 8 सितंबर में, और फिर दोस्तों 9 सितंबर को पांडिचेरी जाएगा। तो दोस्तों अब 8 सीपीसी मीटिंग करेगा चेन्नई में और पांडिचेरी में। फिर क्या लिखा है, एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन एंड यूनियन कैन अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट बाय 18 अगस्त 2026 विद देयर मेमोरेंडम आईडी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, यूनियन है, अगर वो बातचीत करना चाहते हैं 8 सीपीसी से, मीटिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस लिंक पे जाकर उन्हें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा अपनी मेमोरेंडम आईडी के साथ। जो उन्होंने 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करा होगा तो उसकी मेमो आईडी एक जनरेट हुई होगी। तो दोस्तों उस मेमो आईडी के साथ जाकर मेमो आईडी मेंशन करके ये अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, तभी 8 सीपीसी में ये यूनियंस के संगठन या फिर पेंशनर संगठन जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डेट बता दी, चेन्नई के लिए 7 से 8 सितंबर और पांडिचेरी में 9 सितंबर 2026। तो दोस्तों ये कुछ नए लेटर थे 8 सीपीसी से संबंधित जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। और दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त 2026। 18 अगस्त 2026 तक या फिर उससे पहले इस लिंक पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आवेदन बुक कर सकते हैं। अगर आप 8 सीपीसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप चेन्नई में रहते हैं या फिर पांडिचेरी में रहते हैं, अगर आपने 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करा है, अगर मेमो आईडी आपकी जनरेट हुई है, तो उस आईडी को लेकर आप इस लिंक पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करेंगे 18 अगस्त 2026 से पहले या फिर 18 अगस्त तक। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है, यानी लगातार 8वां वेतन आयोग अलग अलग सिटी में जा रहा है, अलग अलग स्टेट में जा रहा है आपसे बातचीत करने, आपसे सुझाव लेने। लगातार दोस्तों ये सिलसिला जारी है और सितंबर का महीना भी इसी में जाएगा। सितंबर के महीने में भी शेड्यूल तय कर दिया 8वें वेतन आयोग ने कि हम मीटिंग का जो काम है वो लगातार कर रहे हैं, लगातार कंसल्टेशन कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। इससे जुड़ी कुछ और चीज आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव भी आप नीचे रखिएगा। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।